Good morning, all of you. I hope all are good at home and studying well. Now, what we have studied in our last class. Last class में हमने पढ़ा था about किसके बारे में पढ़ा था? लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था Coulomb's law of magnetism. क्या पढ़ा था? Coulomb's law of magnetism. Coulomb's law of magnetism में हमने क्या पढ़ा कि force of attraction or repulsion was directly proportional to the product of pole strength and was inversely proportional to square of the distance between them. F क्या था? F was proportional to m1 m2. F was proportional to 1 upon r square. pole strength कितनी थी? एक साइड m1 थी और एक साइड m2 थी. या फिर ये एक डायपोल था, एक साइड m1 था, एक साइड m2 था और यहाँ पे क्या था? r था. दोनों ही केसेस में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. फोर्स इक्वल्स टू फोर्स क्या आएगा? फोर्स प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. जैसे प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट. तो कांस्टेंट क्या आएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था. म्यू नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इन वैक्यूम. वैक्यूम के अंदर या फिर मैग्नेट के लिए जो हम परमिटिविटी का कांस्टेंट यूज करते हैं वो क्या है? यहाँ पर म्यू नॉट है. हम इलेक्ट्रिसिटी वाले में यूज करते थे एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? म्यू नॉट. इस म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? इस म्यू नॉट की वैल्यू हमने कितने चैप्टर में यूज की थी? 4 pi × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर. म्यू नॉट इक्वल्स टू 4 pi × 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये वैल्यू हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ी थी. ये होता है यहाँ पे कांस्टेंट क्या? म्यू नॉट अपॉन 4 pi. अब अगर इसमें हम कंपेयर करें, अगर हम पोल स्ट्रेंथ को 1 कर दें, जो डिस्टेंस है उसको 1 कर दें, तो जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा उसमें क्या लिख सकते हैं कि फोर्स कितना लगेगा? 1 न्यूटन. अगर पोल स्ट्रेंथ भी 1 है, डिस्टेंस भी दोनों पोल्स के बीच में 1 है, तो फोर्स कितना आएगा? 1 न्यूटन. 1 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो वो वैल्यू भी हम लिख सकते हैं और 10⁻⁷ भी आ सकता है हमारे पास अगर हम यूनिट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें. तो अगर हमने इस फॉर्मूले में m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू 1 एम्पियर मीटर रख दी, r की वैल्यू 1 मीटर रख दी और म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी, तो फोर्स कितना आएगा? फोर्स इक्वल्स टू आएगा 10⁻⁷ न्यूटन. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर के इक्वल है दोनों और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 यूनिट का है, 1 मीटर का है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा किसी भी मैग्नेट के ऊपर वो किसके इक्वल होगा? 10⁻⁷ न्यूटन. तो इस तरह से हम इस फोर्स की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट थिंग जो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में पढ़े थे वो देखते हैं. पहले सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स. याद है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था. फाई किसके इक्वल आया था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. किसके इक्वल आया था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. क्या था इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इट वाज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस. किसी सरफेस से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स. इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी. सेम मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस. हमने यहाँ पे पढ़ा था गॉस लॉ. गॉस लॉ में हमने ये फ्लक्स की डेफिनेशन ये पढ़ी थी फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ऐसे यहाँ पे भी गॉस लॉ आता है. गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. मैग्नेट में भी गॉस ने अपना लॉ दिया था. वो लॉ क्या था? इन्होंने क्या कहा कि जैसे वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ा कि फ्लक्स जो होता है वो टोटल चार्ज और परमिटिविटी के रेशियो के इक्वल होता है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो क्लोज सरफेस के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? 0 के इक्वल. क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल. फाई बी इक्वल्स टू 0. गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म. इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? फाई बी इक्वल्स टू 0. जो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसकी वैल्यू किसके इक्वल रहती है? 0 के इक्वल रहती है. ये किसने कहा? गॉस ने. अब इसी तरह से हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था E इक्वल्स टू F अपॉन Q. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज.
ऐसे ही यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या आता है? अकॉर्डिंग टू दैट द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज द रेशियो ऑफ फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ का रेशियो होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। B इज इक्वल टू F अपॉन M, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। फोर्स के यूनिट न्यूटन मीटर, न्यूटन ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है? एम्पियर इनटू मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और इसे क्या कहा जाता है? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। टेस्ला इसकी एमकेएस यूनिट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसा यूनिट होती है जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। जनरली जो यूनिट यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? टेस्ला। इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B की वैल्यू यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और न्यूटन पर एम्पियर मीटर B के इक्वल होता है। B इक्वल्स टू क्या होता है? F अपॉन M। फोर्स पर यूनिट पर पोल स्ट्रेंथ इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखा क्या होता है, इसके हम डायमेंशन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? द एरिया अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया जिसके अंदर हमें मैग्नेट का इफेक्ट दिखाई देता है या उसका फोर्स हमें फील होता है। द एरिया अराउंड द मैग्नेट in which we can feel the force of attraction of a magnet is known as magnetic field। उसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, इस मैग्नेट का अट्रैक्शन फोर्स जहां तक होगा उस एरिया को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। That area is known as magnetic field. Is that clear all of you? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम लोग याद करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर में हमने दो डेरिवेशंस किए थे। दो डेरिवेशन हमने कौन से किए थे? हमने किया था वहां पर कि टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द इक्वेटोरियल एक्सिस। एक तो एक्सिस के ऊपर और एक इक्वेटोरियल एक्सिस ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर। तो हमने वो फाइंड किया था। सेम उसी मैनर में हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे मैग्नेटिक डायपोल की। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी फाइंड कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक डायपोल। एक बार एक्सिस के ऊपर और एक बार इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। एक बार तो एक्सियल पॉइंट पे ऑन द लाइन और एक इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर। इन दोनों पॉइंट के ऊपर हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उन दोनों डेरिवेशंस को हम लोग करते हैं। अभी हमने देखा कि क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या होता है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट। एट द एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट। हम एक्सिस के ऊपर क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेट की। तो सबसे पहले हम एक मैग्नेट अज्यूम करते हैं। मैग्नेट, तो हमने एक मैग्नेट अज्यूम की जिसके दो पोल्स हैं। कितने पोल्स हैं? दो, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ क्या है? सेम है। हमने पढ़ा था डायपोल जो होता है उसमें पोल स्ट्रेंथ सेम रहती है। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में देखा गया था चार्जेस क्या रहते हैं? सेम। चार्जेस सेम होते हैं बट उनका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। उसी तरह से पोल स्ट्रेंथ सेम हम लोग ले रहे हैं। तो एक ही हमने पोल स्ट्रेंथ को क्या लेंगे? लेट दिस बी। एक साइड तो हमने क्या ले लिया? स्मॉल एम, और दूसरी पोल स्ट्रेंथ कितनी है? स्मॉल एम। आप चाहें तो इस मैग्नेट को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साउथ पोल इधर आ जाए, नॉर्थ पोल इधर आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास ये दोनों पोल्स हैं। लेट अब इसको मैं चेंज करता हूँ, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल है। जो इस मैग्नेट की लेंथ है वो मैंने अज्यूम कर ली कितनी है? 2L। कितनी है? 2L। और इसके सेंटर से हम R डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर? R डिस्टेंस के ऊपर क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। पहले डेरिवेशन की स्टार्टिंग समझ लीजिए। हमने क्या माना? एक मैग्नेट है हमारे पास जिसका साउथ पोल नॉर्थ पोल, उसकी लेंथ है 12। हम इस पॉइंट के ऊपर P पॉइंट के ऊपर हम क्या फाइंड कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी P पॉइंट के ऊपर।
तो P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करना है। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज, क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, F/m। F क्या है, फोर्स। कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में हमने फोर्स पढ़ा, F इक्वल्स टू क्या था, μ0/4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। r क्या था, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अभी हमारे पास डिस्टेंस कितना है, r है, जिस पॉइंट पे हमें निकालना है। बट जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, m1 m2, और हमारे पास यहाँ पोल स्ट्रेंथ क्या है, दोनों जगह सेम है, m m स्क्वायर होगा। तो F इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/m। तो एक m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो μ0/4 पाई m अपॉन r स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा अगर r डिस्टेंस है तो। उस पॉइंट से कितने डिस्टेंस है, r। बट जो हमारे पास मैग्नेट है, उस मैग्नेट के हम डिस्टेंस को चेक करते हैं। जैसे ये पॉइंट हमारे पास क्या है, ये एंड हमारे पास A है और ये एंड हमारे पास B है। तो जो डिस्टेंस AB है, AB डिस्टेंस कितना है, 2l। एक P डिस्टेंस निकालते हैं, A से लेकर P तक का डिस्टेंस, तो वो कितना होगा, ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, l, और ये डिस्टेंस भी कितना होगा, l। तो ये l हो गया। A से लेके P तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, r प्लस l। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, r प्लस l। और B से लेके P तक का डिस्टेंस कितना आता है, ये डिस्टेंस कितना है, r, ये डिस्टेंस कितना है, l। तो ये कितना बचेगा, r माइनस l। तो हमने क्या किया, तीनों डिस्टेंसेस को मार्क कर लिया। तीनों डिस्टेंसेस को मार्क करने के बाद हम हमारा डेरिवेशन आगे करते हैं। तो सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि A पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है एट A पॉइंट वो कितनी है, B1। कितनी है, B1। तो हमने B का फॉर्मूला देखा अभी, B इक्वल्स टू μ0/4 पाई m अपॉन r स्क्वायर, अगर r डिस्टेंस थी। बट A पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, r प्लस l। कितना है, r प्लस l। A पॉइंट से डिस्टेंस है r प्लस l, तो B1 कितना आ जाएगा, B1 इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई m अपॉन r के प्लेस पे क्या आ जाएगा, r प्लस l का स्क्वायर, r प्लस l का होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही हम B पॉइंट पे निकालते हैं। तो B पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी मानी है, B2। तो B2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई m अपॉन r माइनस l का होल स्क्वायर। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई B1 और B2 पॉइंट के ऊपर। B1 और B2 पॉइंट पे, यानी A और B पॉइंट पे हमने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड। बट हमें कहाँ निकालनी है, P पॉइंट के ऊपर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल्स टू क्या आएगा, B1 प्लस B2। दोनों मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या कर देंगे, ऐड अप, सम अप। बट अब ध्यान से देखिए, एक साइड तो नॉर्थ पोल है और एक साइड साउथ पोल। हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जनरेट होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ नॉर्थ से बाहर की तरफ जाती है और साउथ पे आती है। इसी तरह से इधर से भी ऐसे जाएगी। तो क्या हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से हमेशा कहाँ जाएगी, बाहर, और साउथ पोल पे कहाँ आएगी, अंदर। अगर हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ पोल से तो बाहर निकलती है और साउथ पोल पे अंदर आती है। तो नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखी है पॉइंट B के ऊपर। एट पॉइंट B के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लिखी हमने B2। तो ये B2 किधर है, बाहर की तरफ। अगर इसको हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव। और जो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या मान लिया हमने, नेगेटिव। तो B इज इक्वल्स टू जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल आएगा, B2 माइनस B1। क्यों, क्योंकि B1 की डायरेक्शन किधर है, अपोजिट है, बाहर की तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। तो अब इन दोनों की वैल्यूज को हम पुट करते हैं और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए B इक्वल्स टू क्या है, B2, ये B2 है, ये B1 है। इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, μ0/4 पाई इंटू m। ये तो क्या है, कॉमन। B2 में क्या बचा,
1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और b1 में क्या बचा 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। अब अगर हम इसमें b की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है वो देखो अभी इधर। तो अब देखो एलसीएम लेना आता है, ये क्या है a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m होल स्क्वायर इधर जाएगा तो r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करेंगे जो यहाँ पे गिवन है हमारे पास r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। यहाँ तक इसको प्रॉब्लम कर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो b इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2rl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये r स्क्वायर एल स्क्वायर r स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल हो गया। क्या बचा b का वैल्यू हमारे पास, तो b इक्वल्स टू हमारे पास आ गया म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय 2rl प्लस 2rl, कितना हो जाएगा 4 इंटू r इंटू l डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है। तो आगे सॉल्व करने के लिए अगर हम l को नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि अगर l छोटा है तो l स्क्वायर क्या होगा बहुत छोटा होगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा r की पावर 4। हम क्या कर रहे हैं, अगर r की वैल्यू बहुत बड़ी है l से, अगर r की वैल्यू बहुत बड़ी है l से, तो क्या होगा b इक्वल्स टू जो b की वैल्यू है हमारे पास वो कितनी आएगी वो देखो। तो b इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा म्यू नॉट इंटू m इंटू 2l, m इंटू 2l मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, याद है द प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड लेंथ ऑफ द डायपोल, उसे क्या बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। तो m इंटू 2l इंटू 2r डिवाइडेड बाय r की पावर 4, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कैपिटल M लिखने के बाद एक r से एक r कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल M अपॉन r क्यूब। जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी आई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू कैपिटल M अपॉन r क्यूब। कैपिटल M क्या होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो हमने क्या किया, वापस से देख लो एक बार सब शॉर्ट में। क्या किया हमने, एक मैग्नेट ली जिसकी पोल स्ट्रेंथ दोनों साइड इक्वल थी m और n, जिसकी लेंथ कितनी थी 2l, उसके सेंटर से हमने एक पॉइंट लिया r डिस्टेंस के ऊपर p। हम इस पॉइंट पे क्या निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये एक्सिस के ऊपर है। b इक्वल्स टू f अपॉन m होता है, f हमने कूलम्ब्स का फॉर्मूला पढ़ा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 इनटू अपॉन r स्क्वायर, वैल्यूज पुट की तो b का फॉर्मूला आ गया। बट अब हमें कौन से पॉइंट्स पे निकालना था, a की वजह से और b की वजह से, तो हमने एक बार a की वजह से निकाला, b की वजह से b1 और b2 आया, b1 और b2 की वैल्यू हमने पुट किया। पुट करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया, पहले यहाँ तक, फिर हमने l को नेगलेक्ट किया। नेगलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आया और इस फॉर्मूले के बाद ये फॉर्मूला आ गया। तो फाइनल जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या आया, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू m अपॉन r क्यूब। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सिस ऑफ अ बार मैग्नेट ऑफ डायपोल। क्लियर है सबको। इसी तरह हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी कुछ इस तरह ही आया था 2kp अपॉन r क्यूब। k क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p क्या था इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हमने p से रिप्रेजेंट किया था उस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, p अपॉन r क्यूब। तो इन दोनों फॉर्मूले में क्या रहता है, लगभग सिमिलैरिटी रहती है। इसी तरह से
जो अब नेक्स्ट डेरिवेशन है वो क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर, यानी जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है एक डायपोल के इक्वेटर के ऊपर हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम उसी तरह डेरिवेशन है जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था। अब देखते हैं उसको। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एट द इक्वेटर। अब हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं, इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट, एट द इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट, एट द इक्वेटर ऑफ अ बार मैग्नेट। तो सेम थिंग, हमने एक मैग्नेट एटम अज्यूम किया जिसका साउथ पोल एंड दैट इज बी नॉर्थ पोल। सेम इन दोनों की पोल स्ट्रेंथ हम ले लेते हैं, ये एक एंड हो गया, ये दूसरा एंड हो गया, ये इसकी एक्सिस हो गई मैग्नेटिक एक्सिस। अब हम इसके सेंटर से हम r डिस्टेंस के ऊपर, कितने डिस्टेंस के ऊपर, r डिस्टेंस के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया जहां पे हमें क्या फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। हमें कितने डिस्टेंस के ऊपर फाइंड करनी है, r डिस्टेंस के ऊपर। और तो r डिस्टेंस के ऊपर हम इसको फाइंड करेंगे, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो हमने क्या अज्यूम किया, लेट द लेंथ ऑफ दिस मैग्नेट इज 2l। कितनी लेंथ है इस मैग्नेट की, 2l। तो इसका ये मिड पॉइंट है, तो इधर लेंथ कितनी होगी, l, और इसी तरह इधर भी लेंथ कितनी होगी, l। नेक्स्ट है, अब हमने क्या किया, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, यानी एक तो हमने इस एंड से कनेक्ट कर दिया इसको, और एक इसके दूसरे एंड से, यानी दोनों जो पोल स्ट्रेंथ के एंड्स हैं उनसे हमने इस तरह से इसको कनेक्ट कर दिया। वापस देख लो डायग्राम, एक हमने मैग्नेट ली जिसका साउथ पोल ये है, ए पॉइंट, ये इसका नॉर्थ पोल है। आर डिस्टेंस, मिड पॉइंट से आर डिस्टेंस के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट के ऊपर। तो और ये मैग्नेट था हमारे पास, इनकी पोजीशन कितनी है दोनों की, m। स्मॉल m क्या है, पोल स्ट्रेंथ है। हम इसके इस p पॉइंट के ऊपर क्या फाइंड कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, ये नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी बाहर की तरफ V1, और एक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस साउथ पोल पे किधर होगी, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे इस तरह से हमारे पास डायग्राम बन रहा है। हमने क्या अज्यूम किया कि ये जो इंक्लिनेशन एंगल है इनकी कितना है, थीटा है। इंक्लिनेशन एंगल कितने हैं, थीटा। हमने ये अज्यूम कर लिया। अब हम इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे B1 और B2 दोनों के। ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, इस तरह से। तो ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स क्या बोलते हैं इन्हें, अल्टरनेट एंगल्स। ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। इसी तरह इसके लिए, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड था। अब इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक नीचे की तरफ और एक इस तरफ। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, B2 cos थीटा, और जो ऊपर से नीचे कंपोनेंट आ रहा है वो कौन सा होगा, B2 sin थीटा। इसी तरह से ये एंगल थीटा होगा तो इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा B1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा B1 sin थीटा। इज दैट क्लियर। वापस देख लो, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक B1 इस तरफ है, B2 इस तरफ है, इसका हॉरिजॉन्टल की एंगल थीटा है, इसका भी थीटा है। यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, दो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएंगे। तो ये दोनों कंपोनेंट तो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं और ये दोनों कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं। तो हमारे पास चार कंपोनेंट्स आ गए, कौन कौन से, एक ऊपर की तरफ B1 sin थीटा जो ऊपर की तरफ इस तरह से है डायग्राम में, एक B2 sin थीटा जो नीचे की तरफ है इस तरह, और B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। ये दोनों कंपोनेंट्स इस तरह, ये दोनों कंपोनेंट्स इस तरह। तो हमारे पास चार कंपोनेंट्स आ गए। कितने कंपोनेंट्स आ गए, चार। इन चारों कंपोनेंट्स की हेल्प से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो क्लियर हो जाएगा। ये कंपोनेंट कौन सा है, sin थीटा, और ये सब हम कहाँ फाइंड कर रहे हैं, एट द एक्सिस के ऊपर। तो ये चार कंपोनेंट्स हमारे पास है। तो अब देखो
B1 और B2 दोनों मैग्नेटिक फील्ड है, तो B1 फॉर्मूला याद है, ये डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें दोनों साइड कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ये हाइपोटेनस वाली। तो हाइपोटेनस वाली ये डिस्टेंस कितनी आएगी, देखो इस तरह से ट्राइंगल है, ये डिस्टेंस L है, ये R है, तो ये कितनी हो जाएगी R² प्लस L²। हाइपोटेनस का फॉर्मूला हमने यूज किया और ये डिस्टेंस हमने निकाल ली। तो B1 क्या हो जाएगा, μ0/4π m इंटू √R² प्लस L² का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ये क्यों आया यहाँ पर, μ0/4π इंटू m/R² प्लस L² का रूट का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो B1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, μ0/4π m/R² प्लस L²। इसी तरह से हम B2 की वैल्यू निकालते हैं, तो B2 भी यही आ जाएगा क्योंकि जो हाइपोटेनस है दोनों साइड क्या है, सेम है, m/R² प्लस L²। तो B1 और B2 की वैल्यूज क्या है, सेम है। जब B1 और B2 की वैल्यू सेम है तो B1 साइन थीटा ऊपर की तरफ और B2 साइन थीटा नीचे की तरफ है, तो एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। दोनों की डायरेक्शन जब अपोजिट हो गई तो हम दोनों कंपोनेंट्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों कंपोनेंट्स को क्या कर दिया, कैंसिल। अब हमारे पास दो कंपोनेंट्स बचे जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम, B1 cos थीटा और B2 cos थीटा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, B इज इक्वल्स टू B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। और अगर इंटीग्रल लेंगे तो 2B1 cos थीटा लिख सकते हैं, या फिर इंटीग्रेशन का साइन यूज करके B1 cos थीटा हम लिख सकते हैं। हमारे पास आ गया B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, ये दोनों क्या है, सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू 2B1 cos थीटा, 2B1 cos थीटा। तो 2 इंटू B1 की वैल्यू ये रही हमारे पास μ0/4π m/R² प्लस L²। ये B1 की वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ये B1 की वैल्यू आ गई। cos थीटा में निकालना है, तो इस साइड में cos थीटा, cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा के साथ वाला बेस और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू कितनी है, L, और हाइपोटेनस कितना है, √R² प्लस L²। तो B इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 2 इंटू μ0/4π m इंटू L डिवाइडेड बाय R² प्लस L² की होल पावर 3/2, होल पावर 3/2। ये पावर कितनी है, 1, ये हाफ, एक और आधा कितना होता है, 3/2, तो ये टोटल पावर आ गई। तो B इक्वल्स टू 2 इंटू m इंटू L, 2 इंटू m इंटू L जाना पहचाना सा है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू कैपिटल M इंटू μ0/4π इंटू 1/R² प्लस L² की होल पावर 3/2। और अगर R की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी होगी L से, तो B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 तो हट गया, सॉरी 2 हट चुका है, तो μ0/4π m/R² की होल पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो यहाँ पे B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, μ0/4π m/R³। तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ रही है, B इक्वल्स टू μ0/4π इंटू m/R³। ये हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? क्या किया हमने, सिर्फ इसको सॉल्व किया आगे, चार कंपोनेंट्स को। यहाँ पे ये क्यों आया, क्योंकि B1 और B2 क्या है, इक्वल है, B1 और B2 क्या है, इक्वल, तो ये यहाँ पे आया। फिर हमने इसको पूरा सॉल्व किया और सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, B इज इक्वल्स टू μ0/4π m/R³। ये इलेक्ट्रिक डायपोल वाले चैप्टर से बहुत ज़्यादा सिमिलर है, उसमें भी एक्सिस का और मैग्नेट का फॉर्मूला आया था। ये किसका है, इक्वेटर पे, और एक्सिस का क्या आया था अभी, 2m μ0/4π इंटू R³। ऐसे ही वहाँ पे इक्वेटोरियल और एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था, वो भी लगभग यही रहता है, बस कैपिटल M की जगह वहाँ पे क्या आया था, कैपिटल P।
कैपिटल M क्या है यहाँ पर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और कैपिटल P क्या है यहाँ पर, कैपिटल P क्या था वहाँ पर, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये दोनों डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों डेरिवेशंस में, इन दोनों चैप्टर्स की। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यहाँ तक अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो वो लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। जैसे हमने इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉर्क और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, वैसे ही हम इसका भी क्या निकालेंगे, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।